अगर हमें कोर्स बेचना होता ना तो सबसे इजी कोर्स बेचना पता है क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम कहते छोड़ो ये सब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बहुत आप इजीली देख सकते हो, यूट्यूब पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो लोग पढ़ा रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोग, वो हमसे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं और ज्यादा ऑडियंस को बेच पा रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर हम जावा पढ़ाएंगे ना तो हमारी ऑडियंस है टेक्निकल, अगर हम प्रॉम्प्ट पढ़ाएंगे हमारी ऑडियंस है सब। हम अगर 2000 का भी कोर्स करेंगे रखेंगे ना, हम ज्यादा लोगों को बेच पाएंगे। तो ये सोचो भाई, हमारा ज्यादा फायदा है ये बोल के कि एआई रिप्लेस कर देगा, छोड़ो ये सब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ो। एक मार्केट में ये धारणा बनी है जावा सीखना बहुत ही टफ टास्क है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जावा सीखना उतना ही टफ है जितना पहली बार सी प्लस प्लस या सी सीखना टफ है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो हर एक लैंग्वेज टफ है। जावा का जो हमारा कोर्स आ रहा है अभी मंडे से, उसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के मल्टी थ्रेडिंग तक जाएंगे। और फिर जब हम स्प्रिंग बूट की तरफ मूव करेंगे ना, तब हम पूरा सीखेंगे सर्वलेट्स क्या होते हैं, हमारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज, और कैसे पूरा का पूरा स्प्रिंग बूट बना हुआ है, एनोटेशंस क्या होती है, सब कुछ अच्छे से स्प्रिंग बूट कंप्लीटली सीखेंगे। तो आपका स्प्रिंग बूट पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा, जावा पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा। मैंने ये सोच के जावा प्लेलिस्ट बनाई है कि वही लोग जावा ना सीखें जिनको स्प्रिंग बूट पढ़ना है, वो भी सीखें जिनको जावा खुद से इंडिपेंडेंटली सीखनी है और स्प्रिंग बूट नहीं सीखना है। मान तो गुरुजी, मंडे से स्टार्ट हो रहा है अपना जावा, तो आज जावा के बारे में बातें करते हैं और थोड़ा स्प्रिंग बूट के बारे में बातें करते हैं। और बहुत बच्चों के डाउट्स भी हैं कि अलग अलग डाउट पूछ रहे थे, भैया मल्टी थ्रेडिंग होगा, माइक्रो सर्विसेज होगा, ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड होंगे नहीं होंगे। और हाँ जी, जो भी देख रहा है, फ्री कोर्स है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जहां से आप बिल्कुल जावा को बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम स्प्रिंग बूट वगैरह सबको भी कवर करने वाले इन डेप्थ। तो चलिए गुरुजी, पहले आप हमें बताइए कि जावा की नीड क्यों पड़ी। देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि जब लैंग्वेजेस थी पहले लो लेवल लैंग्वेजेस, तो अब बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से जाएंगे तो हमारे पास मशीन कोडिंग थी, उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेजेस आई, फिर जब जरूरत पड़ी ना कि थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेजेस की, अब जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जो प्रोग्रामर्स होते थे वो ज्यादातर कौन होते थे? जो साइंटिस्ट हैं, जिनको बस एक थोड़ा सा कोड लिखना है और उनको मशीन लैंग्वेजेस आती हैं, हाँ। या असेंबली लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें हमने अगर मैटलैब में काम किया होगा या छोटी मोटी असेंबली लैंग्वेजेस में काम किया होगा, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सीपीयू के साथ खेलते हैं, हम उसके रजिस्टर्स में कुछ डेटा स्टोर करते हैं, कभी कभार उसका कैश यूज करते हैं, लूप्स भी वहीं पे घुमाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जरूरत पड़ी कि हमें ना प्रोग्रामर्स की नीड है बहुत ज्यादा, और दूसरी चीज हमें किसी कोड को इंग्लिश में समझाने की हमें करना क्या है। अब जैसे मैं बोलूं कि पहले लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर वहां पे खड़े हो जाओ, सेंटर में खड़े हो जाओ। अब ये मुझे उसको इंग्लिश, जितना मैं इंग्लिश की तरफ जाऊंगा उतना मैं बेटर एक तो समझा पाऊंगा, प्लस मैं प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा वर्ल्ड वाइड, बेसिकली प्रोग्रामिंग को इजी कर पाऊंगा। हमारा मेन काम समय यही तो था। था ही, सी प्लस प्लस तो आ चुका था, बिल्कुल। जावा की नीड क्यों पड़ा? पाइथन भी आ गया था मेरे ख्याल से। पाइथन भी आ गया था, हाँ। तो जावा क्यों सबसे पहले देखो, जब सी प्लस प्लस आया ना, तो उसका मेन काम क्या था? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ काम करना, मतलब बिल्कुल ही हार्डवेयर लेवल के साथ जुड़ करके काम करना। अब सी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, फुल फ्लेजेड लैंग्वेज है, सबसे पहली ऐसी लैंग्वेज है जिसने उसने सी प्लस प्लस ने ऊप्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सी ने इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मल इंग्लिश फ्रेजेस को, कि भाई फॉर लूप क्या होता है, ये क्या होता है, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। उससे पहले पास्कल वगैरह थी, पर उससे भी ज्यादा वेल डिफाइंड थी हमारी सी लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि चाहे हमारी सी लैंग्वेज हो, चाहे हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो, दोनों ना बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। अच्छा, प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म देखो, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपका कंप्यूटर रन होता है, और एक आपका होता है हार्डवेयर, जैसे सीपीयू बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक विंडोज का 86 इंटेल का ले लेता हूँ, हमारा सॉरी विंडोज का वो ले लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंटेल का x86 ले लेता हूँ, हमारा क्या कहते हैं, मैकबुक ले लो, चलो मैक ले लेते हैं, ठीक है, आसान। तो हमारा मैक हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका हमारे जो भी नहीं, विंडोज नहीं, एक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का लिया है तो उसका AMD ले लेंगे ना, तो वगैरह साथ का वो ले लिया हमने, क्या कहते हैं, प्रोसेसर ले लिया। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ा, तो हमने कहा ये मिला करके बनाता है एक प्लेटफॉर्म। अच्छा, पहले क्या होता था, सी प्लस प्लस रन होती थी किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए। अगर मान लो तुमने कोड लिखा और वो कोड कुछ करता है, लेट्स से प्राइम नंबर्स प्रिंट करता है, पहले के 50 प्राइम नंबर्स, पर वो कोड ना तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए ही रन हो पाएगा। लेट्स से विंडोज का एक प्लेटफॉर्म है, उसी के लिए रन हो पाएगा। अगर तुम्हें उसे रन करना है मैकबुक में, तो तुम्हें उस कोड को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मशीन कोड अलग है, जो विंडोज में रन हो रहा है, और जो मैकबुक में रन हो रहा है उसका मशीन कोड अलग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं चाहता हूँ, तुम सोचो मशीन कोड कैसे अलग हो सकता है? मैंने कोड लिखा है जो प्राइम नंबर्स प्रिंट करता है, अगर हम उसको जीरोज और वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मशीन कोड तो सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि जीरोज और वंस का सीक्वेंस हमेशा सेम होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल कहता है।
पर वो अलग इसलिए होता है क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है ना, तो दोनों में कमांड देने का तरीका अलग है हमारे हार्डवेयर को। विंडोज में हो सकता है हम कुछ और इंटरनल फंक्शन कॉल करते हो, मैक में कुछ और करते हो। विंडोज में प्रिंट करने के लिए कुछ और कमांड हो, मैक में कंसोल पे प्रिंट करने के लिए कुछ और कमांड हो। प्लस क्योंकि हमारे प्रोसेसर्स अलग अलग हैं और प्रोसेसर अलग अलग कंपनियां बनाती है, और प्रोसेसर्स के अंदर होता क्या है, बहुत सारी पिन्स होती हैं। अगर आपको हमने अपने बीटेक के टाइम पे पढ़ा था ना कि पिन्स का मतलब क्या होता है, उसमें लॉजिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, एंड और नॉट ये सब परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो क्योंकि पिन्स का सीक्वेंस अलग है, पिन्स की नंबरिंग्स अलग हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स अलग अलग लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसको कमांड देने का तरीका बिल्कुल अलग है, यानी कि जीरोस और वंस अलग जनरेट होंगे और इसको कमांड देने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँ पहले मैं, मेरे को शायद डाउट भी होगा। जैसे हम C++ का कोड कभी भी रन करते हैं तो पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल होने के बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब उसके बाद जो मशीन कोड होता है उसको हमारा सिस्टम समझ सकता है, जो भी मेरा सिस्टम है। मे बी मैं अभी विंडो में काम कर रहा हूँ, तो पहले मैंने उस सिस्टम में वहाँ पे कोड को कंपाइल किया, उसने जो मशीन कोड जनरेट किया उसको मैं उस सिस्टम के अंदर रन कर सकता हूँ। अब मैं सेम मशीन कोड को दूसरे किसी और सिस्टम में रन नहीं कर सकता, यही है ना। अगर मैं मैकबुक पे गया तो वो वहाँ पे वो कोड रन नहीं होगा। वो बोलेगा भैया तो ओरिजिनल अपनी C++ की वाली फाइल लेके आ, मेरे को कंपाइलर दे, फिर मैं उसको पहले कंपाइल करूंगा और वो कंपाइल होने के बाद उसको बाद वो रन होगा। बिल्कुल यही है ना प्रोसेस। यही है। अब यहाँ पे जावा ने अलग क्या किया, मुझे वो समझा दो। जावा ने अलग ये किया कि जावा को पता लग गया ये प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी वो हम अभी बाद में देखेंगे, पर जावा को समझ आ गया प्रॉब्लम है, मुझे बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज बनानी है जो हर प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंटली रन हो जाए, मुझे उसे बार बार सोर्स कोड को कंपाइल ना करना पड़े। उस पे हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी। तो जावा ने क्या किया, जावा ने सोचा कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हम C++ का कोड लेते हैं, सोर्स कोड जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उसको सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जीरोस और वंस में। और मशीन कोड हर मैंने बताया हर प्लेटफॉर्म का अलग है, वो हमेशा अलग रहेगा। तो जावा ने कहा एक काम करते हैं ना, मैं एक जो हमारा सोर्स कोड है ना उसको सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट ना करके एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता हूँ, जिसको जावा ने बोला बाइट कोड। ठीक है, तो जावा ने क्या किया, अपना सोर्स कोड लिया, उसको कंपाइल किया बाइट कोड में। अब ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, ये लैंग्वेज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैसे? बाइट कोड क्या होता है कि किसी भी ना किसी भी प्रोसेसर के अंदर डायरेक्टली रन नहीं होता, उसको चाहिए होता है एक JVM, जावा वर्चुअल मशीन। कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर है। जब भी हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन मतलब सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर मशीन थोड़ी है वो। तो जावा वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है जो हमने पहले से ही हर प्लेटफॉर्म के लिए बना दिया। मैक के लिए एक बना के रख दिया, विंडोज के लिए एक बना के रख दिया। JVM जो है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, हर प्लेटफॉर्म का एक JVM होगा। प्री इंस्टॉल्ड आता है, मैक पे आजकल प्री इंस्टॉल्ड आता है, कईयों में ऑलमोस्ट सब में आता है, जिसमें थोड़ा सर्वर वगैरह पे भी सब पे रहता है। हमेशा रहता है। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन मैक में पहले से पड़ा है, विंडोज में पहले से पड़ा है, इसके सब प्लेटफॉर्म्स के लिए पड़ा हुआ है। अच्छा, पहले से रखा हुआ है। ओके, अब JVM जिस प्लेटफॉर्म के लिए बना है उसको पता है उस प्लेटफॉर्म के लिए मशीन कोड कैसे बनाते हैं, फ्रॉम दी बाइट कोड। बाइट कोड कॉमन है, तो जैसे ये हमारी क्या कहते हैं, हमारा सोर्स कोड हुआ, कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में, और ये है अलग अलग प्लेटफॉर्म। बाइट कोड कॉमन है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म को दूंगा तो इस प्लेटफॉर्म का JVM उसके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, विंडोज का JVM उसके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और ऐसे कोई लिनक्स का हुआ तो उसके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली हर प्लेटफॉर्म के लिए अपना मशीन कोड जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का JVM। और बाइट कोड हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो बेसिकली मुझे बार बार सोर्स कोड देने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने कंपाइल करके बाइट कोड बना दिया, अब बाइट कोड मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को दूंगा वो उसे रन करता रहेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म को दूंगा रन करता रहेगा। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि भैया ऐसे तो हम उसके साथ भी कर सकते हैं C++ के साथ, कि भैया हर सिस्टम के अंदर अपना कंपाइलर डाल दिया, बिल्कुल, और ओरिजिनल फाइल को ले लिया, उसको कंपाइल किया, वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल, उसके बाद वो रन कर देगा। पर बाय डिफॉल्ट आपका जो C++ का कंपाइलर होता है हर जगह इंस्टॉल नहीं रहता है। एग्जैक्टली, आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप में से किसी ने अगर कभी C++ का कंपाइलर इंस्टॉल करने की कोशिश करी हो, आपको बताइए कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है उसे कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए। बिल्कुल। दूसरा कि भैया यहाँ पे क्या होता है कि जब आप C++ के कोड को कंपाइल करते हैं ना, वो ज्यादा समय लेता है कोड को कंपाइल करने के लिए। एग्जैक्टली, वो टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर तुम बाइट कोड को मशीन कोड में रन करते हो ना, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बारे में भी बताते हैं थोड़ा सा। तो लेकिन अगर तुम C++ को पहले कंपाइल करो, रन तो फटाफट हो जाएगा, रन में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कंपाइल जैसे अगर आप नॉर्मल कोड लिखते हो, आप क्या ही लिखते होगा, प्राइम नंबर का कोड लिखते होगे, लेकिन जब हम बैकएंड में कुछ बनाते हैं अपने सिस्टम वगैरह, तो वहां पे कंपाइलेशन में समय लगता है, तो उसी समय को हमें बचाना था। और दूसरा कि कंपाइलर हर प्लेटफॉर्म के पास प्रेजेंट नहीं, जैसे कि अभी जावा का है कि जावा का जो भी JVM है वो हर प्लेटफॉर्म में
प्रेजेंट है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब ना थोड़ी सी एक बार पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तुम सोचो, जब हमारी लैंग्वेज बनी थी जावा, अच्छा, तब वेब डेवलपमेंट का जमाना नया नया स्टार्ट हुआ था। हमें चाहिए थी एक ऐसी लैंग्वेज जो वेबसाइट्स पे चल सके, बेसिकली सर्वर्स पे रन हो सके। अब हम सोचो सर्वर्स क्या होते हैं। सर्वर्स कंप्यूटर होते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में पॉडकास्ट में बात की है कि लेट्स से एक सर्वर है, वो भी एक कंप्यूटर है, दूसरा एक सर्वर है, वो भी एक कंप्यूटर है, और एक सर्वर लेट्स से विंडोज पे काम कर रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, उसका लेट्स से जो है प्रोसेसर अलग है, और एक सर्वर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, उसका सर्वर अलग है, उसका प्लेटफॉर्म ही पूरा अलग है। तो क्योंकि मेरे पास अलग अलग सर्वर्स हो सकते हैं जिनका प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकता है, अगर मैंने उसको एक ऐसी लैंग्वेज दे दी जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेट्स से सी प्लस प्लस, तो दिक्कत ये होगी कि हर बार जब मुझे उस सर्वर पे वो रन करना पड़ेगा ना, तो मुझे सोर्स कोड को वापस से कंपाइल करना पड़ेगा फॉर दैट सर्वर। ओके। अब इशू ये है कि मैं वेबसाइट्स में ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हमने पता है सिस्टम डिजाइन में हमने पढ़ा है, हम सर्वर को कभी भी स्केल कर सकते हैं। कभी हमें 4 सर्वर की जरूरत हो, एक साथ हमें एकदम से हमें 5वें सर्वर की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं नहीं चाहता जैसे मैं 5वां सर्वर इंट्रोड्यूस करूं, पहले पूरा का पूरा सोर्स कोड उसमें मैं कंपाइल करूं ताकि वो रन हो पाए। नहीं, मैं नहीं, पहले तो कंपाइलर लाना पड़ेगा। हाँ, उसमें कंपाइलर लाना पड़ेगा। और जावा यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। जावा कहती है तुम कितने भी सर्वर ले आओ, सब में मेरा जेवीएम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तुम बाइट कोड दे देना, बस उसको बाइट कोड देना, वो उसको इजीली रन तो मतलब बैकएंड के लिए उसने प्रॉपर एक सॉल्यूशन बना दिया, बैकएंड के लिए उसने कैसा, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर उसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बना दिया कि भैया अब इस लैंग्वेज को तुम किसी भी तरह स्केल कर सकते हो। और एक और चीज ये है कि जावा जब इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तब ना बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस बनने शुरू हुए थे कि बेसिकली तुम्हारे लेट्स से किसी एक डिवाइस में, जैसे मान लो माइक्रोवेव हो गया, या कोई भी और आपका जो गाड़ी होती है उसमें अब वो आने लग गया है ना, आपका प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम आने लग गया, उसमें भी मतलब हर चीज में कोड लिखने शुरू कर दिया आपने, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कोड होता है। अब अगर हर पार्ट ऑफ कोड के लिए आप एक अलग कंपाइलेशन उसको पहले करोगे और फिर उसको रन करोगे, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो जावा ने ना ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व करी। इसलिए जब आप जावा की ओरेकल वेबसाइट पे जाओगे ना, आप देखोगे कि कितने बिलियन डिवाइसेस जावा पे रन होते हैं। अब वो डिवाइसेस का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, बहुत इनफैक्ट वॉचेस हैं, मोबाइल फोन्स हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे छोटे छोटे आईओटी डिवाइसेस जो जावा पे रन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि सी प्लस प्लस को भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। इनफैक्ट आप भी बना सकते हो। आप क्या करो, जो जावा ने किया वही सेम चीज करो। जैसे जावा ने जेवीएम बनाया, जावा वर्चुअल मशीन, आप एक बना दो सीवीएम, सी प्लस प्लस वर्चुअल मशीन। अच्छा, आप एक वर्चुअल मशीन बनाओ सी प्लस प्लस के लिए, कि वो वर्चुअल मशीन क्या करे, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सी प्लस प्लस के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, और उसको हर उसमें इंस्टॉल कर दो, हर प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर दो। और फिर सी प्लस प्लस के लिए भी एक बाइट कोड बना दो कि पहले सी प्लस प्लस का कोड कंपाइल होगा बाइट कोड में, और फिर बाइट कोड जो है सी प्लस प्लस का वो हर प्लेटफॉर्म पे सीवीएम से रन हो जाएगा। ये भी बिल्कुल किया जा सकता है, पर किया क्यों नहीं? देखो, किया था, सी शार्प ने इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को। अब जब जावा, अब देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लैंग्वेजेस ना अलग अलग कंपनीज के थ्रू आती हैं, ठीक है। पहले ओरेकल लेके आई थी जावा? नहीं, ओरेकल ने जावा को खरीदा था। सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को इंट्रोड्यूस किया था, और उसने ये जावा लैंग्वेज बना दी, ठीक है। अब जब सी प्लस प्लस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने सी प्लस प्लस का पूरा एक्सेस ले लिया था कि भाई मैं इस लैंग्वेज को ऑन करता हूँ अब, तो उसने सोचा कि सी प्लस प्लस की ना, उसने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए ये सीवीएम के साथ, जो मैंने आपको बोला ना कि सी प्लस प्लस वर्चुअल मशीन बना देते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए स्केल पे, क्योंकि एक तो हर प्लेटफॉर्म पे से डालना पड़ता था और उसकी कॉस्टिंग हाई थी, और प्लस सी प्लस प्लस इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है कि आप उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर सको, अगर आप उसको बिल्कुल इंटरनल में जाओ, ठीक है, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दूसरा उसने सोचा काम करता हूँ ना, मैं एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करता हूँ जो बिल्कुल सी प्लस प्लस जैसी होगी, उसमें कुछ कुछ चीजें जावा की भी होंगी, और वो यही काम करेगी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का। तो उसने इंट्रोड्यूस किया सी शार्प को। इसलिए हम कहते हैं सी शार्प जो है ना, वो सी प्लस प्लस का कजन लैंग्वेज है, बिल्कुल दिखती सी प्लस प्लस की तरह है, थोड़ी बहुत चीजें उसमें जावा से भी आती हैं, और वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मुझे वो वाला जोक याद आ गया सी शार्प में, वो यूपीएससी वाला, वो नहीं पूछता, एक इंटरव्यू लेने आता है बंदा कि आपने सी शार्प पढ़ी है अपने कॉलेज के दिनों में, वो वाला दिखाओ, तो एक टीचर वायरल नहीं होता वाला, वो याद आया मेरे को भी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट थी, जावा का उसका रिस्पॉन्स था सी शार्प, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम जावा लेके आया, उसने कहा भाई मैं लेके आऊंगा सी शार्प। सी शार्प भी बहुत चलती है, कई आज तक भी कितने सारे सिस्टम्स हैं जो सी शार्प पे चल रहे हैं। सी शार्प भी एक अच्छी वेब लैंग्वेज है, वेबसाइट लैंग्वेज है, पर जावा का मेन रीजन पॉपुलर होने का था, एक तो जावा को ओरेकल ने ऑक्यूपाई किया उसके बाद, ठीक है, और जावा के जो नए फीचर्स आए, पहली बात लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जावा जो है ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सी प्लस प्लस या सी शार्प से, तो उसमें ज्यादा ऊप्स के फीचर आए। सी शार्प भी बहुत ऊप्स के फीचर लेके आया, पर सी शार्प वाइडली एक्सेप्टेड नहीं
हो पाई, क्योंकि एक तो जावा की जो क्या कहते हैं मार्केटिंग थी वो बहुत अच्छी थी, जावा को अडॉप्ट करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था लोगों ने, और जावा फिर हर IoT डिवाइसेस में, वेबसाइट्स में रन होने लग गई। तो किसी भी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बस इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो लैंग्वेज कितनी ईजी है या कितनी ज्यादा अच्छी है, इस पे भी डिपेंड करती है कि उसकी मार्केटिंग उस टाइम पे कितनी हुई, कितनी पहले ही आ गई। पाइथन भी बहुत पहले आ गई थी, पर पाइथन ना बहुत स्लो लैंग्वेज थी, तो उसको समझा गया कि हमेशा ना ये प्रोग्रामर्स लैंग्वेज नहीं है, ये एक फिजिसिस्ट की लैंग्वेज है, साइंटिस्ट की लैंग्वेज है, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है। तो पाइथन को हमने प्रोग्रामिंग में अडॉप्ट बहुत लेट किया। एक तो पाइथन में उस टाइम बहुत सारी कमियां थी, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, तो धीरे धीरे उसकी लाइब्रेरीज बनती गई। ठीक है, जावा ने बहुत अपनी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज बना रखी थी, हर चीज आप जावा में कर सकते थे, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हो गया। इनफैक्ट जावा हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है छोटे छोटे, और हर 3 या 4 साल के बाद एक मेजर चेंज लाती है अपनी लैंग्वेज में। जैसे हमने सुना है जावा 8 बहुत मेजर चेंज आया था जावा में, उस क्योंकि जावा को पता लग गया सिर्फ ऊप्स के बेसिस पे मैं चल नहीं सकता आगे। अच्छा। क्योंकि आगे का जमाना फंक्शनल लैंग्वेज की बात कर रहा है, जैसे पाइथन है फंक्शनल लैंग्वेज, तो जावा लेके आया स्ट्रीम्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें। फंक्शनल लैंग्वेज बोलने का मतलब क्या है? फंक्शनल मतलब जिसमें आप पूरे के पूरे लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्रीट नहीं करते, आप कहते हो कि मेरे को मॉड्यूलर कोड लिखना है फंक्शनल वाइज, कि अगर मुझे कुछ काम करना है उसका एक फंक्शन बना दो, मुझे कुछ और काम करना है उसका फंक्शन बना दो। C++ है। हाँ, C++ में आप क्लासेस बनाते हो, जैसे जावा में बनानी मैंडेटरी है, C++ में ऑप्शनल है, जावा में मैंडेटरी है। लेकिन जावा ने कहा कि क्योंकि आगे वाला जमाना जैसे पाइथन का है कि उसमें ना आप क्लासेस बनाते ही नहीं हो, आप कहते ही नहीं हो मुझे एक स्टूडेंट को एक क्लास में रिप्रेजेंट करना, आप कहते हो मुझे सिर्फ फंक्शनल काम करने हैं, एक मुझे कोड ऐसा लिखना है जिसमें बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं और एक काम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो पहले एक मॉड्यूल काम करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। ये भी धीरे धीरे एक्सेप्ट वाइडली ज्यादा फेमस होने लग गई थी 2008-9 के बाद से। तो जावा ने बोला नहीं यार ऐसा काम नहीं चलेगा, मुझे भी इसके फीचर्स लेके आने पड़ेंगे। तो जावा स्ट्रीम्स लेके आया, लैम्डा एक्सप्रेशंस लेके आया, बहुत सारी अलग अलग चीजें लेके आया जो जावा ने और इंट्रोड्यूस की। जावा पॉइंटर लेके क्यों नहीं आ पाए थे? जावा पॉइंटर लेके नहीं आया, जावा ने पॉइंटर को डिस्कार्ड किया। अच्छा। ये भी एक क्वेश्चन है। देखो शक्तियां नहीं थी क्या उनके कोडर के बाद संभालने की? देखो जावा को एक ऐसी लैंग्वेज बनानी थी ना जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको इजी साउंड करे। अब लोगों को लगता है जावा का कोड ना दिखने में बहुत बड़ा होता है। हाँ। पर जावा कोड दिखने में तो बड़ा होता है, अग्रीड, पर जावा का कोड ना बहुत लॉजिकल होता है, आपको हर स्टेप पे पता होता है कि ये इसने क्यों किया। हाँ। उसमें गलतियां करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो चाहेगा कि कोई भी जो गलती हो ना वो कंपाइल टाइम पे ही पता लग जाए। अच्छा। कंपाइल टाइम मतलब आपको पता, आप कोड लिख रहे हो पहले से एरर आ जाए भाई, रेड लाइन कि ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। अब C++ में ना कुछ इश्यूज थे जो जावा ने फिक्स करने की कोशिश की। पहला था जैसे गार्बेज कलेक्शन। अब तुम समझो C++ में अगर हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं हीप में अंदर, तो हमें हमारी जिम्मेदारी होती है उसको डी एलोकेट करने की। अगर मान लो तू एक कोड लिख रहा है और तू मेमोरी डी एलोकेट करना भूल जाए तो क्या होगा? वो मेमोरी स्पेस लेती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी पॉइंटर्स की। अब पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत मजा आता था C++ में पॉइंटर समझने में, पर पॉइंटर्स कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अब लोग एक पॉइंटर लिखते हैं फिर पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं, है ना, और पॉइंटर्स एक थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट भी लाते हैं। अगर एक प्राइवेट क्लास भी है ना, इसके क्लास प्राइवेट नहीं है, एक क्लास के प्राइवेट मेंबर्स भी हैं, तो पॉइंटर्स के बेसिस पे, क्योंकि तू कोई भी मेमोरी एक्सेस कर सकता है। अच्छा। क्योंकि तू एक मेमोरी में जाकर उसका कोड एक्सेस, उसका जो डेटा है उसका एक्सेस कर सकता है, तो पॉइंटर्स के थ्रू ना मैं प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता था, तो थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी था। तो जावा ने बोला मैं हर उस चीज को एलिमिनेट कर दूंगा जो सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो लैंग्वेज ने तो जावा ने क्या किया, पॉइंटर्स हटाया। जावा ने कहा पॉइंटर्स की मेरे को जरूरत ही नहीं है, हम रेफरेंस वेरिएबल की बात करेंगे जावा में, कि हर नॉर्मल वेरिएबल होगा, एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, वो दिखेगा नॉर्मल वेरिएबल की तरह, बस वो इंटरनली एड्रेस को स्टोर करेगा। हमें नहीं पता वो एड्रेस को कैसे स्टोर करेगा, पर इंटरनली करेगा। उसमें कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हटा दिया। दूसरा उसने रैपर बना दिया। दूसरा पॉइंटर से इंटरनल काम होता है, लेकिन हमें नहीं दिखते, हमें को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा उसने कहा यार गार्बेज कलेक्शन बहुत बड़ा इशू है, कोई बंदा है जिसने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हीप मेमोरी के अंदर, उसको डीएलोकेट करना भूल गया, दिक्कत है। तो जावा ने अपना खुद का एक जावा गार्बेज कलेक्शन बना दिया, जो क्या करता है, टाइमली बैकग्राउंड में रन होता रहता है, और जो भी मेमोरी आपने एलोकेट करी और जो यूज नहीं हो रही उसको डीएलोकेट कर देगा, उस मेमोरी को फ्री करना शुरू कर देता है। तो ये भी जावा ने इंट्रोड्यूस किया, जावा का गार्बेज कलेक्शन, जो कि बहुत अच्छा है। गार्बेज कलेक्शन की वजह से तो स्लो हो जाती है, फिर बिल्कुल होती है, इसलिए जीसी में भी ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती गई। पहले जो जावा का गार्बेज, अब जावा हमें थ्रेड्स पता है, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन होती है। एक जावा का जो गार्बेज कलेक्शन है वो एक बैकग्राउंड थ्रेड पे रन होता है। तो वो क्या करता है, जब गार्बेज कलेक्शन रन होता है, क्योंकि वो एक हैवी टास्क है ना, तो वो जावा के पूरे कोड को स्टॉप कर देता है, मतलब उसका रनिंग एनवायरनमेंट बंद हो जाता है। पहले गार्बेज कलेक्शन रन होगा और फिर जावा का कोड दोबारा रन होना शुरू होगा। इससे जावा हो गई थी स्लो, लेकिन आज के टाइम पे ना जावा का गार्बेज कलेक्शन बहुत एडवांस हो गया, वो पैरेलली रन हो जाता है। वो साथ में जब तुम्हारा कोड भी रन हो तो वो पैरेलली, इसको पैरेलल
PLGC कहते हैं, पैरेलल गार्बेज कलेक्शन। आजकल वो आ गया। इनफैक्ट इसमें भी बहुत सारे नए नए एल्गोरिथम्स आए हैं कि कैसे हम गार्बेज कलेक्शन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें जावा के जो हमारी सीरीज आ रही है उसमें इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो है कि जावा का गार्बेज कलेक्शन कितना अच्छा है। अब दोस्तों एक और चीज इसमें, एक लास्ट चीज और है कि C++ में एक और चीज थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा। तो जावा को फील हुआ इसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे ऑपरेटर को क्यों ओवरलोड करना है जब मैं मेथड्स को ओवरलोड कर रहा हूँ। और मैं मेथड्स को ही उस तरह बना दूंगा, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो जैसे 2 + 3 करूँ तो 5 आ जाए, और आदित्य प्लस टंडन लिखूं तो आदित्य टंडन हो जाए, मतलब स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो, नंबर्स ऐड हो। तो मैं C++ में क्या करता हूँ, ऑपरेटर को ओवरलोड करता हूँ, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता हूँ। जावा ने कहा मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं एक मेथड ओवरलोड कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भैया इनका ऐड मेथड या फिर इनका टू स्ट्रिंग मेथड कैसा दिखता होगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग मेथड्स बना दिए एक क्लास के अंदर कि अगर मुझे प्लस करना है 2 स्ट्रिंग को तो कंकैटिनेट हो जाए, 2 नंबर्स को तो ऐड हो जाए, सबके लिए मेथड ओवरलोड कर दो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत ही नहीं है। तो जावा ने बस ये किया कि C++ की कॉम्प्लेक्स चीजों को हटाया और जो ऐसी चीजें जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको भी हटाया और उसको और बेटर बनाया। अब देखो, जिनको गार्बेज कलेक्टर नहीं पता क्या होता है, देखो मैं एक सिंपल टर्म में तुम्हें समझाऊं कि जब भी तुम कोई भी वेरिएबल बनाते हो, एरे बनाते हो, ठीक है, तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, जो भी तुम बनाते हो, उनको कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होती है, या तो स्टैक में होगी या हीप में होगी। तो जो तुम्हारे बड़े डेटा होते हैं, जैसे तुम वेक्टर वगैरह बनाते हो या फिर तुम पॉइंटर से कभी एरे बनाते हो, उन सबको हीप में मेमोरी मिलती है और उनका जो साइज होता है ना काफी बड़ा होता है। तो हमें ये नहीं करना होता कि भैया अगर हमारा कोड रन हो रहा है ना, देखो अभी तो हम सिंपल कोड लिखते हैं, लेकिन जो बैकएंड के कोड होते हैं बहुत समय तक चलते हैं। अगर वो बहुत समय तक चल रहे हैं और वो हीप में मेमोरी ले रहा है और अब मुझे उस डेटे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बैठती है एज अ कोडर कि उसको हटाना। आपने देखा होगा एक डिलीट कीवर्ड रहता है C++ के अंदर, तो हमें वो अगर मुझे वो मेमोरी का उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट कीवर्ड से मुझे उसको डिलीट करना पड़ता है ताकि भैया वो हट जाए। हाँ, प्रोग्राम एंड होने का, हाँ बहुत लोगों को ऐसा भी मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर प्रोग्राम खत्म हो गया वो फिर भी वहीं रहेगा। नहीं, जब अगर प्रोग्राम एंड हो गया फिर तो सब हट जाएंगे, आपके स्टैक हीप सब हट जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम रन के दौरान हम वो प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते कि मेरे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है जो कि मेरी हीप में, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है और मुझे अभी और मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और मेरा पूरा रैम भर चुका है, मुझे और मेमोरी नहीं मिल सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो डिलीट कीवर्ड लिखना पड़ता है। अब यहीं पे ना जावा ने क्या करा, या फिर अदर जो जावास्क्रिप्ट वगैरह भी है, उन्होंने यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर लेके आ गए जो कि आपके बैकग्राउंड में सारी चीजों को ट्रैक डाउन करता रहता है कि भैया कौन कौन स्पेस ले रहा है, हीप के अंदर ऐसा कौन सा है जिसको कोई पॉइंट आउट वगैरह नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है कि अगर इस डेटा को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा आगे तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, खत्म। इतना इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से मेरे को याद आती है। जब जावा बन रही थी और जावास्क्रिप्ट नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो ना ये पता लगा जब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और यूजर जो जितने सारे यूजर्स हैं जिन सबका ब्राउजर अलग अलग उस प्लेटफॉर्म का होगा, तू मैकबुक में रन चलाता है कोड, मैं अपना लेट्स से विंडोज यूज करता हूँ, तो हम दोनों का प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो जावा ने कहा कि मैं फ्रंट एंड का कोड भी तो फ्रंट एंड पे भी तो रन हो सकता हूँ बेसिकली। तो जावा ने ना एप्लेट्स का इंट्रोड्यूस किया था एप्लेट्स को। एप्लेट्स कुछ नहीं होता, एक क्लास है बेसिकली, बहुत लाइट वेट कोड है जो फ्रंट एंड पे रन हो सकता है, यूजर के ब्राउजर पे रन हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। वो उसने ऐसे सोचा था कि बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक लिंक होगा, आप उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे आप एक एप्लेट डाउनलोड हो जाएगा आपके ब्राउजर में और वो आपका लोकली रन हो जाएगा बेसिकली आपके ब्राउजर में। अब इसका यूज हो सकता है जैसे वही मान ले मेरे को एक फॉर्म बनाना है, यूजर का नाम ईमेल पासवर्ड वाला करेक्ट करके एक लॉगिन बटन होगा, जैसे लॉगिन करूंगा मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। तो उसने कहा मैं ये फॉर्म बना सकता हूँ फ्रंट एंड पे एप्लेट्स के थ्रू। अब दिक्कत ये हुई, एप्लेट्स बन तो गए थे, लाइट वेट भी थे, बिल्कुल चल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गई। अब जावास्क्रिप्ट ज्यादा बेटर थी, लाइट वेट थी और ब्राउजर्स पर रन होने के लिए ज्यादा अच्छे से बनी थी। तो एप्लेट्स धीरे धीरे कम यूज होने लग गए और शायद 2000 या जावास्क्रिप्ट सीखना आसान भी था ना उस टाइम पे, जो डेवलपर थे उसकी हमने स्टोरी भी डिस्कस करी थी। अगर आपको देखना हो पहला वीडियो आप जावास्क्रिप्ट का हमारा देख सकते हैं, उसमें यही डिस्कशन में किया कि वहाँ पे जो उस टाइम के कोडर थे जो फ्रंट एंड बनाते हैं उनको सिर्फ HTML ही आती थी। हाँ, तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नॉर्मल डेवलपर थे, वो क्योंकि वहाँ पे वो कंप्लीट जावा सीखे। हाँ, कि भैया वो कंप्लीट जावा सीखे और एरर आए तो भैया जावा तो रोक देगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट तो फिर भी अगर आपको कुछ एरर वगैरह चला देता कोड को, चलो भाई चलने दो, ठीक है, वो बिल्कुल रोक देता है। अगर आप अगर आपने HTML के साथ कभी काम किया होगा, HTML तुम गलत वो भी डालोगे टैग वगैरह फिर भी चला देता है। तो हमें ऐसी एक लैंग्वेज चाहिए थी उसके साथ कंपेटेबिलिटी कि अगर कुछ एरर भी हो तो उसको इग्नोर करके वो चला दे बस। तो जावा ने ना एप्लेट्स को फिर अपना यूज करना, मतलब उसका जो है नए फीचर्स में डालना बंद कर दिया और वो इररिलेवेंट हो गया JDK 10 या 11 से शायद। एक और चीज थी, जावा एप्लेट्स लाया फ्रंट एंड के लिए, वो नहीं चल पाए, पर जावा सर्वलेट्स जो वो बैक एंड के लिए लाया था वो चल गए। तो जावा बहुत ही पॉपुलर हो गई एज अ बैक एंड लैंग्वेज। जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, स्प्रिंग बूट नहीं था, प्ले फ्रेमवर्क जो भी जावा के फ्रेमवर्क था, कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था, तब जावा इंडिपेंडेंटली जावा सर्वलेट ले आया था कि एक ऐसा
एक ऐसा कोड जो सर्वर्स पे रन होगा। सर्वलेट मतलब सर्वर्स पे रन होने वाला कोड, ठीक है। वो इजीली आप उस पर एक रिक्वेस्ट हिट करोगे और उसमें वही था कि एक गेट सर्वलेट बनाते हो, एक आप पुट, एक पोस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट लेता है, वो कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक रिस्पॉन्स देता है फ्रंट एंड को। तो ये जावा ने सर्वलेट्स इंट्रोड्यूस किया था। वो उसकी वजह से जावा बहुत ज्यादा फेमस हुई, एक तो हमारे सर्वर साइड पे, दूसरा जावा का फेमस होने का रीजन था कि ना उस टाइम क्लीन कोड की बहुत बात होती थी कि भाई ऐसा कोड लिखो जो बहुत अच्छे समझ आए, उसको इजीली एक्सटेंड किया जाए। बेसिकली जो हम सिस्टम डिजाइन में लो लेवल डिजाइन की बात करते हैं। और जावा क्योंकि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अभी भी उसको हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, अभी भी ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो प्रिमिटिव्स हैं। लेकिन उसने भी उसका एक अल्टरनेटिव बना रखा है जावा ने, इंट का एक इंटीजर करके क्लास बना रखी है। प्रिमिटिव से दिक्कत क्या है उसको फिर? प्रिमिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि कोई भी लैंग्वेज जिसको आप प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलना चाहते हो, उसमें कोई प्रिमिटिव्स एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, हर चीज ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अच्छा। स्मॉल टॉक करके एक लैंग्वेज है, वो प्योर रूप से उसमें कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप भी नहीं है। लेकिन जावा क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी चाहती थी ना, वो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज क्या चाहेगी कि भाई जो लोग अभी तक बाकी लैंग्वेज से आ रहे हैं ना, वो मेरी लैंग्वेज को सीख पाए। तो इसलिए उसने ना बहुत ज्यादा कोड, इनफैक्ट 99% कोड C++ का ही रखा। भाई वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होंगे, वैसे स्टैटिकली टाइप्ड है जावा भी, जैसे C++ थी कि अगर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट्स से x, तो आपको बताना पड़ेगा उसका डेटा टाइप पहले ही क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वो इंट है। आप पाइथन की तरह सीधा नहीं, उस टाइम पे पाइथन की तरह सीधा नहीं लिख सकते थे कि x = 10 कि तू डायनामिकली डिसाइड कर ले इसका डेटा टाइप क्या है। अब खैर जावा में फीचर्स आ गए हैं, वेर डेटा टाइप आ गया और बहुत सारे फीचर्स आ गए कि आप डायनामिकली एलोकेट कर सकते हो, पर जब जावा स्टार्ट हुई थी वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज थी। तो मैं इसका ये रीजन बताना चाहता था कि क्योंकि जावा स्टैटिकली टाइप्ड थी और C++ से काफी मेल खाती थी ना, तो एक तो प्रोग्रामर्स को काफी आसान हुआ उस पे शिफ्ट करने में, उसे जंप करने में, और दूसरा जावा ने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स थे उसको साइड बाय साइड इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई प्योर ऊप्स चाहता है तो इनको यूज करे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मैंने रख लिया साथ में, इंट, फ्लोट, कैर। ओके, जैसा अभी कह रहा ना, अभी मेरे माइंड में डाउट रहा है, जैसे ये वेर वगैरह से बना रहा है अगर मैं वेरिएबल, तो ये ऑब्जेक्ट ही बनाता फिर? नहीं, अच्छा हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स बनाता है। अगर मैं भले मुझे इंटीजर भी रखना है उसके अंदर, उसको डायनेमिकली एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट पे। हाँ, समझ गया मैं। ओके, अब एक और है ना, और एक और चीज है जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, बल्कि वो ज्यादातर कई बार लाइट वेट होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बोला इंट x = 4, मुझे पता है इंटीजर 4 बाइट लेता है मेरा उसमें, किसमें, जावा में, ठीक है। कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स 4 बाइट है वो हर उसमें, ठीक है। C++ में कंपाइलर डिपेंडेंट है, तो इंट 4 बाइट लेता है, तो मुझे पता है मेरी सिर्फ 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम होगी। पर ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। एक तो ऑब्जेक्ट, अगर मैंने एक छोटा सा, मान लो मुझे इसी का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, अच्छा, इंटीजर क्लास में बनाता, तो मैं कैसे बनाता, क्लास बनाता इंटीजर जिसमें एक इंट x अंदर होता, ठीक है। तो बेसिकली है अभी भी वो एक प्रिमिटिव अंदर से, पर बाहर खुद को एक रैपर ऑब्जेक्ट की तरह रैप कर रहा है। अब क्या ये 4 बाइट ले रहा है? नहीं, क्योंकि अंदर वो इंटीजर x है 4 बाइट, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद की भी तो एक मेमोरी लेता है, उसमें उसका ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा आ गया, ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस आ गए और पैडिंग भी आ गई। अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेता है, तो ऑब्जेक्ट 4 बाइट से ज्यादा मेमोरी लेगा। इनफैक्ट पर वो तो हीप में आएगा ना, हीप में आएगा, कोई बात नहीं। तो उसमें पैडिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? पैडिंग की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू है ना, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है 8 बाइट्स में प्रोसेसिंग करने के। अच्छा। जब भी सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तो रैम से हमेशा 8 बाइट पिक करता है। तो जावा ने बोला कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, हमेशा 8 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट से 14 बाइट्स का है, तो वो दो बाइट्स की पैडिंग डाल देगा कि 16 बाइट, ताकि एक बार में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फेच हो जाए। किसी भी सीपीयू को बार बार प्रोसेसिंग ना करनी पड़े एक ऑब्जेक्ट को फेच करने के लिए, मेनली ये था। तो वो 8 के मल्टीपल में रखना चाहता है, इसलिए पैडिंग की जरूरत है। तो इसलिए जावा ने ये सब, बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट कई बार ज्यादा वो होते हैं, हैवी वेट होते हैं, पर फिर भी जावा इसको लेके आता है, क्योंकि कई बार आपको क्या होता है कि अगर आप इंट x डिक्लेयर करते हो, ठीक है, उसमें आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप x को प्रिंट करने की कोशिश करोगे और अगर x एक लोकल वेरिएबल है, तो बोलेगा भाई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, डिक्लेयर करा हुआ है आपने, कोई इसको डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, और वो उसको डिफॉल्ट वैल्यू देगा नहीं। कब उसको डिफॉल्ट वैल्यू वो तभी देगा अगर वो हीप मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। तो जावा ने बोला इस केस में ना मुझे उसको एक रैपर क्लास देनी पड़ेगी इंटीजर। तो अब मैं लिखता हूं बड़ा I इंटीजर x। अब ये जो इंटीजर x है ना, ये x है तो एक इंटीजर, पर ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी ना, तो बाय डिफॉल्ट नल होगा। जो हम कहते हैं ना नल स्टोर है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें नल होगा। तो जावा इन सबको लेके आया कि किसी को पूरा ओप्स के साथ काम करना है, उसके पास भी सारी अथॉरिटी है, किसी को प्रिमिटिव्स के साथ काम करना है, उसके पास भी सारी अथॉरिटी है, और इन सब के मिक्स से जावा अपने आप को एक ऐसी लैंग्वेज बनाता है। खिचड़ी नहीं बना दी एक तरीके से कि ये तो खिचड़ी जैसे हो गई, सब कुछ देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, खिचड़ी नहीं है, क्योंकि देखो जावा एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और जावा का यूज केस बहुत अलग अलग जगह होता है, ठीक है। अगर मान ले तेरे को ऐसा कोड लिखना है जो
एक सिंपल स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जावा ने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था तो हर कोई चाहेगा ना कि वो हर फील्ड में जंप करे। मैं चाहूंगा मेरी लैंग्वेज हर कोई यूज करे, तो जावा ने कोशिश की कि मेरी लैंग्वेज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज हो सके, तो उसने प्रिमिटिव डेटा टाइप दिए। अब ऑब्वियसली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में तुम क्लासेस नहीं बनाओगे, तुम्हारा काम होगा जल्दी से काम करना, इजी उसको जल्दी रन करना है ना, स्क्रिप्ट हमेशा फास्ट रन होती है, तो उसने प्रिमिटिव्स रखे हुए हैं सारे एज इट इज। लेकिन उसको पता है कि मेरी जो लैंग्वेज है फिर सर्वर्स पे भी रन होगी, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे ऐसे रन होगी जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, तो उसने ऊप्स के फीचर भी रखे हुए हैं। इनफैक्ट मैंने बताया ना जावा एप्लेट्स भी लेके आया कि फ्रंट एंड पे भी रन हो, सर्वलेट लेके आया बैक एंड पे रन हो, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया। कुछ चीजें नहीं चली, कुछ चीजें चली, और जो चल रही है वो बहुत अच्छी। ये स्प्रिंग बूट कब आया फिर, ये इसकी नीड क्यों बढ़ी, कहाँ से आई हवा से? हाँ, तो ऐसा हुआ कि जब फ्रेमवर्क्स बन रहे थे ना, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल जावा की बात करोगे और फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन की बात करोगे बैकएंड पे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कोड लिखना, क्योंकि आपको बहुत सारे सर्वलेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब सर्वलेट है जावा में, पर वो ना क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए सही है कि मान लो मेरे को सिर्फ एक CRUD ऑपरेशन लिखना है, गेट पुट पोस्ट, तो मैंने लिख दिए। पर अगर टास्क मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डेटाबेसेस कनेक्टेड है, मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो मेरा अकेली जावा हैंडल नहीं कर पाएगी चीजों को। तो हमारा एक फ्रेमवर्क था स्प्रिंग बूट जो इंट्रोड्यूस किया। और पहली बात तो स्प्रिंग बूट पहले नहीं आया था, सबसे पहले आया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, ठीक है, स्प्रिंग कंपनी है जिसने स्प्रिंग फ्रेमवर्क लेके आई, उसने कहा कि हम एक जावा को एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज करेंगे और जावा के अंदर जो चीजें नहीं है और कंपैटिबिलिटी क्लासेस है वो डालेंगे, ठीक है, ताकि जावा हमारी बैकएंड पे बहुत अच्छे से रन हो सके, वेब डेवलपमेंट इजी हो सके जावा के थ्रू। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया। अब जब स्प्रिंग आया ना, तो स्प्रिंग में ना बहुत सारी डिपेंडेंसीज हमें मैनुअली इंजेक्ट करनी पड़ती थी कि लेट्स से अगर मेरे को डेटाबेस कनेक्ट करना है सीक्वल का, तो मुझे मैनुअली डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी, बहुत सारा कोड चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट उसे रन करने के लिए भी मुझे पहले .jar फाइल बनानी पड़ेगी। जार फाइल मतलब जावा रनेबल फाइल, सिंपल। उसको रन करने के लिए उसकी एक फाइल बनानी पड़ेगी, बहुत सारा मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बूट का मतलब ये है कि वो इजीली बूटेबल है। अच्छा। मतलब आप अभी बैठो और 5 मिनट में कोड लिख सकते हो जो आपका एपीआई की तरह कॉल करेगा, मतलब रेस्ट एपीआई की तरह काम करेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो उसने क्या किया, जो जितनी भी डिपेंडेंसी थी ना, उसको ऑटोमेट कर दिया। तो उसने कहा आप बस एक एनोटेशन लिख दो @कंट्रोलर, तो वो समझ जाएगा ये कंट्रोलर है, उसके पीछे का कोड खुद से उसने बना रखा है, उसको डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। आपने लिखा @सर्विस, तो समझ जाएगा कि सर्विस लेयर है, डिपेंडेंसी अपने आप इंजेक्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है इंस्टॉल नहीं करने का पड़ेगा मैं नहीं, बेसिकली क्या होगा कि कुछ चीजें अभी भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। pom.xml एक फाइल होती है, उसमें आपको चीजें डालनी पड़ेगी। ये डिपेंडेंसी, जैसे मान लो मेरे को सीक्वल इंटीग्रेट करने की, ये डिपेंडेंसी रेडिस को इंटीग्रेट करने की। पर इंटरनली जो एक वेबसाइट को चलाने, बेसिक वेबसाइट नहीं, एक वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो सारी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी पड़ती है, मेरे को जार फाइल बनानी पड़ती है, मेरे को बहुत सारी लेट्स से क्लासेस इंटरनली बनानी पड़ती है, वो सब मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा, वो सब अपने आप हो जाएगा। तो मेरा कोड रनेबल बन जाएगा बहुत जल्दी। तो स्प्रिंग बूट का मतलब था इजीली बूटेबल। 5 मिनट में, बेसिकली स्प्रिंग बूट ने कहा 5 मिनट में आपकी एप्लीकेशन चलना, मतलब जो मेरी डिपेंडेंसी उनको मैंने इंस्टॉल कर लिया, हाँ, उसका बाद अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगी जहां जहां मुझे उनको यूज करना है। लेकिन स्प्रिंग बूट के पास एक बस ये दिक्कत है कि स्प्रिंग बूट कहता है कि उसकी खुद की कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो वही रूल्स पे चलता है। अगर आपको चाहते हो कि वो रूल्स चेंज हो, मेरा खुद, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम स्प्रिंग बूट पे आएंगे कि बेसिकली हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ऐसे समझाने में, कि उसके खुद के कुछ इनबिल्ट रूल्स हैं, हाँ, वो चाहता है इसी पे जावा रन होगी। अगर आप उसी रूल्स को मानते हो तो 5 मिनट में एप्लीकेशन चला दोगे। पर अगर आप चाहते हो नहीं यार मुझे खुद से कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कस्टम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आपको खुद से क्लासेस लिखनी पड़ेगी, उसकी भी फीचर है। पर उसमें फिर आपका कोड अगेन थोड़ा सा, कोड नहीं, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा स्टार्टिंग में से स्टार्ट करने का, बेसिकली इतना ही होगा। एक मार्केट में ये धारणा बनी है जावा सीखना बहुत ही टफ टास्क है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जावा सीखना उतना ही टफ है जितना पहली बार C++ या C सीखना टफ है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो हर एक लैंग्वेज टफ है, ठीक है। जिसको पहले C++ आती है उसके लिए तो जावा बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा। क्योंकि आपको कुछ भी नया नहीं सीखना। अगर आपको C++ आती है तो आपको पहले से ही पता है कंडीशनल, स्विच स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह तो आपको पहले से ही आते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनका सिंटैक्स एज इट इज सेम है, थोड़े बहुत उसमें न्यूआंसेस हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके अलावा जावा की जो थोड़ी सी नई चीजें आती है वो ये आती है कि हमें सोचना पड़ता है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाती है। तो जैसे हम C++ में बिना किसी क्लास के एक मेन फंक्शन लिखते थे, इंट मेन, जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते। जावा कहती है हर एक फंक्शन एक क्लास का पार्ट होगा ही होगा। तो जो आपकी मेन क्लास है ना, वो भी एक क्लास के, सॉरी मेन फंक्शन है, वो भी आपकी एक मेन क्लास के अंदर आएगा। तो जावा बस इसको लेके आ गया कि प्योर ऊप्स वाली लैंग्वेज हूं मैं, अगर मेरे में काम करना है तो क्लासेस बनानी ही पड़ेगी। तो आपको बाय डिफॉल्ट ना, जो बंदे ऊप्स नहीं जानते उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाती है, क्योंकि आप वो सीधा कोड देखते हैं, पहले लिखा हुआ है पब्लिक क्लास
लेट्स से कोई नाम डेमो, फिर उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो एक आर्गुमेंट भी ले रहा है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, फिर आप प्रिंट करने के लिए लिख रहे हो system.out.println। कोड बहुत वर्बोस है, वर्बोस मतलब लेंदी कोड है, लेकिन वो लेंदी है किसी रीजन से। अगर एक बार आप सारी चीजें सीख जाओगे ना कि पब्लिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है ना, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जावा कहेगी हर चीज सिंटैक्टिकली डिफाइंड है। अगर आपको कुछ भी नया फंक्शन बनाना है तो आपको पता होगा कि मुझे इसे पब्लिक बनाना है, मुझे इसे इसके बेसिकली इस पे स्टैटिक लगाना है या नहीं लगाना, हर चीज डिफाइंड है। सी प्लस प्लस क्या करता है कि धीरे धीरे चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो ईजी लगती है। मैं सी प्लस प्लस में बिना ऊप्स के भी काम कर सकता हूँ, ऊप्स में बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ। पर जावा में ना, अगर मैं जावा पढ़ा रहा हूँ किसी को और मैं ऊप्स बाद में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि अभी तू ये क्लास को इग्नोर कर, ये क्लास क्या है उसे इग्नोर कर, वो बाद में आएगा। तो इसलिए शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि वो लीनियर, उससे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हमें हमेशा लैंग्वेज को पता कैसे सीखना चाहिए, हमने डिस्कस भी किया था ना, एक ब्लैक बॉक्स की तरह। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कई चीजें समझ ना आए, पर आप मान लो कि ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब सी प्लस प्लस में भी जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी, तो हमें भी नहीं समझ आता ना ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हम क्यों लिखते हैं, studio.h क्यों लिखते हैं। हम बस कहते थे है ये लिखना पड़ेगा अगर आपको कोड को रन करना है। फिर धीरे धीरे जब आप चीजों के डेप्थ में जाते हो, आपको समझ आता है अच्छा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, ये आपका जो प्री प्रोसेस्ड कोड है उसे यहाँ लेके आती है, वगैरह वगैरह। तो जावा में भी ऐसा ही है, आपको सीखने से पहले कुछ चीजें ब्लैक बॉक्स माननी पड़ती हैं कि भाई अभी हो सकता है मुझे समझ ना आए, मुझे मानना पड़ेगा कि ये है, बस इसको मैं बाद में समझ लूंगा। अगेन जावा का गार्बेज कलेक्शन हो गया, ये मुझे पता है कि पीछे से रन हो रहा है, कैसे रन हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे, प्रॉपर इस पे एक वीडियो बनाएंगे, समझेंगे। तो इस तरह जावा सीखी जाती है। ओके, तो मुझे लगता है ना वही है कि जावा को एक्सेप्ट इस वाइडली इसलिए किया गया था क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, दूसरा वो बहुत पहले आ गई थी, ठीक है, मतलब सी प्लस प्लस के बाद आ गई थी और कई सारी लैंग्वेजेस के बाद आई थी। इनफैक्ट इस पे भी एक इंटरेस्टिंग, मैंने इस पे ट्वीट भी किया था, जावा स्क्रिप्ट ने, तेरे को क्या लगता है अपना नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा था? जावा से इंस्पायर नहीं हो गया, क्योंकि उसको पता था जावा ऑलरेडी फेमस है, तो अगर मैं अपने नाम में जावा कहीं ना कहीं लगा दूंगा ना, तो मेरी लैंग्वेज चलने लग जाएगी, इसलिए जावा स्क्रिप्ट नाम बना था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जावा इसीलिए वाइडली एक्सेप्ट की गई कि भाई बहुत लोग उसको इजीली सीख पा रहे थे, सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से जो आते थे, और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, इसीलिए उस पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने। स्प्रिंग बूट अकेला फ्रेमवर्क नहीं है जावा पे, अच्छा, प्ले करके एक फ्रेमवर्क है, वो भी जावा पे बना है, ऑल्दो वो ज्यादा वाइडली फेमस नहीं हो पाया, पर स्प्रिंग बहुत फेमस हुआ। इसके अलावा जो बाकी फ्रेमवर्क्स थे वो अलग अलग लैंग्वेज बने हुए हैं, मर्न स्टैक है तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, जेंगो है जो पाइथन पे बना हुआ है, सबके अपने फायदे हैं। पर अगर आप देखोगे आज भी कई सारी एमएनसीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड बेस को हैंडल करती है ना, वो जावा पे काम करना ज्यादा पसंद करती है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे भैया माइक्रो सर्विसेज मल्टी थ्रेडिंग ये होगा, कोड्स का पार्ट ही होगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। देखो जावा में ना जावा का जो हमारा कोर्स आ रहा है अभी मंडे से, उसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के मल्टी थ्रेडिंग तक जाएंगे। हम जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क भी समझेंगे, हम जावा का मल्टी थ्रेडिंग भी समझेंगे, और उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं वो सब समझेंगे। ये हो गया जावा का पार्ट। जब हम जावा को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, अब ये जावा हम कोर जावा जो पढ़ रहे हैं ना, ये खुद में कंप्लीट है, उसके अलावा आपको जावा की और कोई प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि कंप्लीट प्लेलिस्ट है। और फिर जब हम स्प्रिंग बूट की तरफ मूव करेंगे ना, तब हम पूरा सीखेंगे सर्वलेट्स क्या होते हैं, हमारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज, और कैसे पूरा का पूरा स्प्रिंग बूट बना हुआ है, एनोटेशंस क्या होती हैं, सब कुछ अच्छे से स्प्रिंग बूट कंप्लीटली सीखेंगे। तो आपका स्प्रिंग बूट पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा, जावा पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा। मैंने ये सोच के जावा प्लेलिस्ट बनाई है कि वही लोग जावा ना सीखें जिनको स्प्रिंग बूट पढ़ना है, वो भी सीखें जिनको जावा खुद से इंडिपेंडेंटली सीखनी है और स्प्रिंग बूट नहीं सीखना है, मान लो ये रहेगा। तो दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे और ऊप्स के कॉन्सेप्ट तो होंगे उसमें, अच्छे से ऑब्वियसली वो तो बोलने की भी बात नहीं है। ऊप्स की अलग से भी प्लेलिस्ट बन सकती है, ऐसे कि ऊप्स इन जावा वो बहुत हम डाल देंगे अलग से, लेकिन हाँ ऊप्स की पूरी प्लेलिस्ट रहेगी। जावा की थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट अलग बन जाती है, जावा मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि जावा मल्टी थ्रेडिंग हर कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा, तो हम जावा मल्टी थ्रेडिंग में जो 8-9 वीडियोस होंगी क्या प्लेलिस्ट रख सकते हैं, भाई ये मल्टी थ्रेडिंग ओरिएंटेड है, ये ऊप्स ओरिएंटेड है, तो आप उसे पूरा देखो। अब जैसे अब बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि भैया यार तो एआई आ गया, वही कोड लिख रहा, तो सीखे क्या फायदा है? अब इस पे तो हम क्या ही बोल सकते हैं, हमने इतनी बातें करी। देखो यार सिंपल सी बात है, हमारा कहना हमेशा इसमें यही रहेगा कि एआई आपका काम आसान करने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, अभी तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एआई के की हेल्प से कोड लिखवा भी लोगे और अब तक खुद से आपको कोड समझ ही नहीं आएगा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो एआई आपकी हेल्प कर देगा कोड लिखने में, पर उसको समझ के उसमें और फीचर ऐड करना या उस कोड को फिक्स करना आप ही का काम होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि
मान लो एक कोई लैंग्वेज बोल, कोई भी एक लैंग्वेज, स्मॉल टॉक, ना तेरे को आती है ना मेरे को आती है, और मैं स्मॉल टॉक में कुछ कोड लिखवाऊं, पर मुझे उसका इंटरनली नहीं पता, मुझे पता ही नहीं इसमें काम कैसे होता है, तो मैं उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोड ही समझ नहीं आएगा तो कह देगा मैंने वही लिखा जो तुमने मांगा, हाँ, अभी भी वही करता है। अब ये मेरे साथ पता है किसमें होता है, ये मेरे साथ होता है फ्रंट एंड पे, मुझे रिएक्ट नहीं आती। ठीक है, मैंने रोहित की जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट और रिएक्ट की प्लेलिस्ट देखना शुरू किया था, अभी तक वैसे खत्म नहीं किया है वैसे, पर मुझे पर मुझे रिएक्ट नहीं आती। पर जब भी मेरे को, जब मैं कंपनी में काम करता हूँ, मुझे रिएक्ट में कुछ कोड चेंज करना पड़ता है ना, तो मैं जीपीटी से लिखवा तो लेता हूँ, पर मुझे बहुत हद तक समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे उसमें बहुत सारी चीजें उसको बतानी पड़ती है कि भाई मैं एक फ्रेशर हूँ रिएक्ट में, मुझे एग्जैक्टली बता किसमें, वो मुझे समझाता है एक एक करके। अब क्योंकि मुझे बाकी लैंग्वेजेस आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि काम कैसे हो रहा होगा, पर रिएक्ट तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। हाँ, पर वही बात है कि अगर आपको जावा इंटरनली समझ आ गई ना एक बार, फिर जीपीटी आपकी या कोई भी बेसिकली एआई आपकी बहुत हेल्प कर देगा और आप उसमें बहुत बेटर हो पाओगे। पर आप कभी ये नहीं कह सकते किसी इंटरव्यूअर को, भैया क्योंकि मैं तो सारा कोड लिखवा लेता हूँ एआई से, तो मेरे देखो एलएलएम के साथ दिक्कत ये है ना कि वो हमें डिटरमिनिस्टिक आउटपुट ही देता। डिटरमिनिस्टिक बोलने का मतलब है जो मैंने मांगा वो जरूरी नहीं मुझे वही देगा, वो थोड़ा इधर उधर करके भी दे सकता है। अब अगर वो इधर उधर करके दे दिया उसको मैं पकड़ ही नहीं पाया कि इसने उधर उधर करा क्या। इस पे मुझे आता है कि अगर हम बोलेंगे कि भाई एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, फिर हमें गालियां पड़ेगी, अगर हम बोलेंगे एआई रिप्लेस कर देगा तब भी हमें गालियां पड़ेगी। तो भाई हम तो भाई अपना वो बोलेंगे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको अभी सीखने की जरूरत है चीजें, ताकि आप काम कर पाओ कंपनी में। अब लोगों को लगता है, कई सारे कमेंट हमारे पिछले वीडियो में कि भाई ये तो तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना कोर्स बेचना है। अगर हमें कोर्स बेचना होता ना तो सबसे इजी कोर्स बेचना पता क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम कहते छोड़ो ये सब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बहुत आप इजीली देख सकते हो, YouTube पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो लोग पढ़ा रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोग, वो हमसे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं और ज्यादा ऑडियंस को बेच पा रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर हम जावा पढ़ाएंगे ना तो हमारी ऑडियंस है टेक्निकल, अगर हम प्रॉम्प्ट पढ़ाएंगे हमारी ऑडियंस है सब। हम अगर 2000 का भी कोर्स करेंगे रखेंगे ना, हम ज्यादा लोगों को बेच पाएंगे। तो ये सोचो भाई, हमारा ज्यादा फायदा है ये बोल के कि एआई रिप्लेस कर देगा, छोड़ो ये सब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ो। फिर भी हम कह रहे हैं भाई सीखो, टेक्निकल पूरा का पूरा स्टैक सीखो। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया आउटपुट में क्या है और उसको तुम एनालाइज कर पाओ, क्योंकि देखो वो हमेशा तुम्हें ना 100% रिजल्ट तो कभी भी कोई भी इंसान ही 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो मशीन को तो हम क्या ही बात करें कि जो तुम्हें चाहिए उसने क्या वही तुम्हें ला के दिया है, नहीं दिया है, उतना हम डिसीजन नहीं ले सकते। अब जो भी उसने मेरे को आउटपुट दिया, एटलीस्ट मेरे को टेस्ट तो करूं, उस कोड को मुझे रीड करना तो है कि कहीं से कुछ गलती तो नहीं करी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। तुम खुद देख लो कि तुम्हें अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती और तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट आता है, चलो मान लो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट आता है, तुमने जीपीटी को बोल दिया भैया कोड जनरेट कर दे, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा जो उसने कोड जनरेट किया है उसमें वही हुआ है जो तुमने कहा है एग्जैक्टली? नहीं होगा। खुद पूछो। मान लो तुम्हें जावा आती है, तुम किसी और लैंग्वेज को बोलो कि मान लो तुम रस्ट को बोल दो कि भैया कोड लिख दे रस्ट में, ये मेरे कॉन्सेप्ट है, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा उसके कोड में? या आज के 10 साल बाद? कभी नहीं होगा। वहां पे तुम्हें रहेगा कि यार एक बार मैं खुद वेरीफाई कर लूं उसको। एग्जैक्टली बिल्कुल वो रहेगा। इनफैक्ट ये भी है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, अगर मेरे पास एक C++ का कोड पढ़ा भी हुआ है ना और मैं एआई को बोलता हूँ इसको बस चेंज करके जावा का कोड बना दे, तो मुझे उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा इसने जो एग्जैक्टली चीजें यूज किया है वो मुझे चाहिए क्या, या फिर मैं इसमें खुद मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, और वो मुझे तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब मैं खुद उस कोड को एक बार गो थ्रू करूंगा। तो गुरुजी फिर आज यहीं तक ही रखते हैं लेक्चर को। तो भैया आप 16 को मिलेंगे शाम को 6 बजे कोडर आर्मी चैनल पे, और उसके बाद भैया मजे करेंगे और क्लास जावा सीखते रहेंगे। जावा मंडे से गुरुजी बिल्कुल शाम को 6 बजे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।